प्रीवियस लेक्चर में हमारी बात जहाँ समता के सिद्धांत के बारे में बात हो रही थी, वहाँ पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बारे में भी मैंने बताया था। आज हम दो सिद्धांतों की बात करेंगे। दो सिद्धांत होंगे, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत और दूसरा नॉन आर्बिट्रेरीनेस और प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी आर्बिट्रेरीनेस और प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस पर हम बात करेंगे। ये भी बताया जाएगा कि ये दोनों जो सिद्धांत हैं वो किस तरह से राइट टू इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, समता के अधिकार को प्रोटेक्ट करते हैं, और किस तरह से कोर्ट इनके बेसिस पर सरकार का एग्जीक्यूटिव एक्ट और लेजिस्लेटिव एक्ट को स्टक डाउन करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, रिफ्रेश करा दूं कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन लाया गया, इट वाज अ टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय द कोर्ट ने इसको इवॉल्व किया और इसमें देखा गया कि इसके दो एसेंशियल्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि देयर मस्ट बी ए सब्सटेंशियल बेसिस फॉर मेकिंग द क्लासिफिकेशन क्यों किया जाना चाहिए, उसका कोई न कोई विशेष आधार होना चाहिए। और जब ये बात पूरी हो जाती है तो दूसरी बात आती है कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण का आधार है, उसका कनेक्ट, सीधा संबंध जो लॉ के ऑब्जेक्ट से होना चाहिए कि जिसको कि लॉ ऑब्टेन करना चाहता है। बेसिकली ये फॉर्मूला कोर्ट ने इसलिए लाया था, कोर्ट के द्वारा इसलिए लाया गया था कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मीन्स समान लोगों के साथ में समानता का व्यवहार होना चाहिए, समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट की बात होनी चाहिए। ये भी बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि पर्सन्स अपने नेचर से, अटेनमेंट से, उनकी अपनी सर्कमस्टांसेस से, उनकी अपनी नीड से, उनकी अपनी डिजायर से समान नहीं होते। एक पर्सन की डिजायर कुछ और हो सकती है, दूसरे की कुछ और हो सकती है। तो एक लॉ, क्योंकि यहाँ पर अनइक्वलिटी है, असमानता है उनके डिजायर में, उनकी नीड में, उनके नेचर में, उनके अटेनमेंट में, तो एक लॉ उनके ऊपर एक ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। देयरफॉर दिस फॉर्मूला वाज कार्व्ड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट कि हम इसके माध्यम से, पहले वर्गीकरण के माध्यम से हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास को बना करके उस क्लास में समान लोग होंगे और एक लॉ बना करके उनके साथ में ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये बात पूरी डिस्कशन में आई थी मेरे प्रीवियस लेक्चर में। अब आज हमारा जो डिस्कशन, जैसा कि अभी बताया, क्लासिफिकेशन एंड मनमानीपन, मीन्स वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन एंड आर्बिट्रेरीनेस पर हम चल रहे हैं। तो आगे और मैं लेकर के चलता हूं। अब यहाँ पर आने के बाद ये देखने को मिलता है, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिस्कस कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का फॉर्मूला लाया गया था वो क्यों नहीं पूरी तरह से सपोर्ट किया गया। इन 1974 में एक नई डॉक्ट्रिन लाई गई और वो डॉक्ट्रिन लाई गई प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। मीन्स सीधा सा मतलब ये निकला कि अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई एक्ट किया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्ट है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसमें इक्वलिटी, समता का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। इक्वलिटी का जो राइट है वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, जिनके अगेंस्ट वो एक्ट किया जा रहा है और लॉ जिनके ऊपर अप्लाई हो रहा है। जैसा कि आप ऑल्सो एक बात और भी जानते हैं, वो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि आर्टिकल 14 में अगर जाते हैं, देखते हैं,
तो वहां पर दो एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलते हैं। पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों बातें मिलती हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो फॉर्मूला लाया गया, जो टेस्ट लाया गया, फॉर्मूला लाया गया, वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर बेस करके लाया गया था। अब 1974 में जो एक नई डॉक्ट्रिन लाई गई, क्योंकि ये समझा गया, जुडिशरी ने ये समझा कि जो फॉर्मूला रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसके अपने दायरे हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं, और वो पूरी तरह से राइट टू इक्वलिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और भी ऐसी चीजें उसकी देखने को मिली जिन्हें मैं आपके सामने आगे डिस्कस करूंगा। तो अब अभी इस स्लाइड के माध्यम से मैं जैसा कि टाइटल दिया, बैकग्राउंड क्लियरेंस। बैकग्राउंड क्लियरेंस का मतलब है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो उचित वर्गीकरण का जो सिद्धांत था, वो पूरी तरह से क्यों नहीं चल पाया, और उसके जगह पर या उसके सपोर्ट में, अभी दोनों बातें करेंगे, उसकी जगह पर या उसके सपोर्ट में जो आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट लाया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हमें ये देखना होगा कि जो आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट जो लाया गया, उसको लाने के पीछे क्या क्या रीजनेबल क्लासिफिकेशन में कमियां रहीं, ऐसी कौन सी बातें रहीं जिनकी वजह से जुडिशरी को एक नया टेस्ट प्रोपाउंड करना पड़ा 1974 में। चलिए, अब आप ये देखने की बात है कि ये एक स्टडी के माध्यम से इट वाज फाउंड आउट, डी बासु ने अपनी किताब में भी लिखा है कि अगर देखा जाए तो 1950 से लेकर के बहुत सारे लॉ बनाए, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर ने या पार्लियामेंट ने कानून बनाए, और उनको चैलेंज भी किया गया कोर्ट ऑफ लॉ में ऑन द ग्राउंड ऑफ अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। बट ऐसा बताया गया कि ऑन दिस ग्राउंड बहुत कम ऐसे लॉ थे जिनको टर्न डाउन किया गया, जिनको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। इसके पीछे बात क्या थी? क्योंकि जो लॉ चैलेंज किया जा रहा था अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड पर, उसको टेस्ट करने के लिए कोर्ट के सामने लाया गया था। कोर्ट वाज रिक्वेस्टेड, कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया कि आप नेक्सस टेस्ट को इसमें अप्लाई करके देखो, ताकि ये पता लग जाए कि लॉ जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर है। आप जानते हैं कि नेक्सस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट था जिसके माध्यम से ये पता लगाया जाता था कि एक पर्टिकुलर कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाया है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर है। लेकिन इसके साथ साथ आप समझने की कोशिश करें कि जो लेजिस्लेशन कोर्ट के सामने चैलेंज की जाती थी, उसकी फेवर में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की प्रिजम्पशन कंसीडर की जा रही थी। जब उसकी फेवर में की जा रही थी तो इट वाज फाउंड दैट very few cases were there which were the declared unconstitutional. Now see, अब जब ऐसी बातें देखा गया तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इवन this point came in the vision of the judiciary as well, उन्होंने भी सोचा, जुडिशरी ने भी सोचा, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने भी कहा कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक हम फॉर्मूला लेकर के आए हैं, उसमें तो लेजिस्लेचर की पावर ऐसी हो गई है कि उसी के पास सारी की सारी पावर क्लासिफाई करने की है। अगर उसने क्लासिफिकेशन कर लिया तो बहुत अच्छा। दिस वाज द पॉइंट। But please try to understand that we came in 1974, बहुत सारे पहले जजमेंट्स आए, माइनॉरिटी ओपिनियंस भी रहीं, लेकिन 1974 में जो ईयर थी उसमें बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, और उन जजमेंट्स में
ये बात भी माना गया कि भाई जो अगर आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन को ओवर एम्फेसाइज करते हो तो इसका मतलब ये है कि वो गलती है, इट्स अ फैलेसी। और गलती के साथ साथ ये ओवर एम्फेसाइज करने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 14 में जो डॉक्ट्रिन दी गई है, प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन की बात कही गई है, वो तो इसके सबऑर्डिनेशन में आ जाएगी और ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। नाउ सी, जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, कहा सुजात अली और मेनका गांधी के केस में, सुजात अली 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि क्लासिफिकेशन इज सब्सिडरी रूल इवॉल्व बाय द कोर्ट, क्योंकि जुडिशरी को ये असेस होने लगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग में ये बात आने लगी कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन फॉर्मूला है वो आर्टिकल 14 को सबऑर्डिनेशन में लाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा करने से समता जो आर्टिकल 14 में कॉन्टेम्पलेट की गई है, सोची गई है, वो उस पर पूरी तरह से डैमेज होगा और वो अपने सही स्वरूप में नहीं रह पाएगी। It should not be allowed to submerge and drown the precious guarantee of equality. कोर्ट ने कहा the fundamental right to equal protection of law may be replaced by overworked methodology of classification. It was assessed particularly in these two cases that कि अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर पूरी तरह से आधारित होकर के समता के राइट को टेस्टिफाई किया जाने लगा तो ऐसा होगा कि जो इक्वल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है आर्टिकल 14 में वो सबमर्ज हो जाएगा। नाउ लेट अस go further also. Let us see further what were the deliberations, judicial deliberations and the constitutional experts deliberations. Now see, it was also apprehended that it may produce artificial inequality. ये बात भी देखा गया कि अगर कॉन्स्टेंटली अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन को इसी तरह से अप्लाई करते रहे तो आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी आना शुरू हो जाएगी। आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी आने का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में इक्वालिटी जो दी गई है वो पूरी तरह से अपने वैलिडेशन को खत्म कर लेगी। अपना अस्तित्व, उसका अस्तित्व, समता का अस्तित्व रीजनेबल क्लासिफिकेशन एक्वायर कर लेगा। सी, गारंटी ऑफ इक्वालिटी विल बी सबमर्ज्ड इन क्लास लेजिस्लेशंस, और बहुत सारी क्लास लेजिस्लेशंस आ जाएंगी और आर्टिकल 14 उनके अंतर्गत और उनके अधीन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बात आप देखिए कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, while discussing this aspect, just the evaluating the consequences, anticipating the consequences on the basis of over application of reasonable classification, the Supreme Court also took the note of the warning which was given by the American court. अमेरिकन कोर्ट ने भी यही बात कही थी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन से जो समता का ट्रू वैल्यू, जो उसका जो सिद्धांत है, जो एक सही मायने में आना चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। अब सवाल आप इस बात को देखिए कि प्रायर टू 1974 ऐसा भी देखा जाने लगा कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 14,
दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि एक नई तरह की इक्वलिटी आना शुरू हो गई और दैट वाज असेस्ड एज अ आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी, और उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू हो गया थ्रू द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो ऐसा समझा गया 1974 तक कि जो फर्स्ट पार्ट आर्टिकल 14 का इक्वलिटी बिफोर था वो पूरी तरह से इग्नोरेंस में रहा, अब उसकी उपेक्षा पूरी तरह से देखी गई। नाउ आपने देखा कि इतने सारे डिलेबरेशंस जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के जो एप्लीकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपने समझे। 1974 में ईपी रोयप्पा केस आया और ईपी रोयप्पा के केस में जस्टिस भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड करने की बात कही, और जब उन्होंने नई डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड करने की बात कही तो इस नई डॉक्ट्रिन के लिए भी उन्होंने आधार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से लिया, सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से लिया, और एक नई डॉक्ट्रिन जिसको कि कहा जाए प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, और अगर हम कहते हैं फॉर्मूला के सेंस में तो आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट। तो अगर हम यहां तक की बात करते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, तो हम बात कह सकते हैं कि हमारे पास आफ्टर ईपी रोयप्पा दो टेस्ट मिले, एक नेक्सस टेस्ट और दूसरा आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट। अब देखते हैं कि आर्बिट्रेरीनेस की जो बात कही गई, जो एक नया सिद्धांत लाया गया, एक नई डॉक्ट्रिन लाई गई, वो क्या है और कैसे है। इक्वालिटी इज डायनामिक कॉन्सेप्ट विद मैनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस, इट कैन नॉट बी क्रिप्ट। वो बहुत सारी बात कही और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया किसी ट्रेडिशनल जो डॉक्ट्रिन है उसकी लिमिट के अंदर नहीं लाया जा सकता इक्वालिटी को, क्योंकि इक्वालिटी के जो डिफरेंट डायनामिक्स हैं दे कैन नॉट बी पुट विद इन दी ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स। और ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स कौन सी थी? वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। अब आगे कोर्ट ने इस केस में कहा कि इक्वालिटी इज एंटीथेटिक टू आर्बिट्रेरीनेस। एक बात समझने की, यहां पर बिल्कुल क्लियर बात कह दिया कि जहां आर्बिट्रेरीनेस है वहां इक्वालिटी नहीं है, और जहां इक्वालिटी है वहां आर्बिट्रेरीनेस नहीं है। इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वर्ण एनिमीज, वो भी बात कह दिया। अब आप आगे समझने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 इज फाउंडेड अपॉन द रूल ऑफ लॉ। अब मैंने ये भी बात बताई कि आर्टिकल 14 इज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसी के कनेक्शन में समझते हुए लेट अस फर्दर टेक अंडरस्टैंडिंग। कहा गया कि इक्वालिटी बिलोंग्स टू द रूल ऑफ लॉ सिस्टम, डायसियन प्रिंसिपल, जबकि अगर आप आर्बिट्रेरीनेस की बात करते हैं तो वो तो एक मोनार्क का क्लच है, उसकी एक पकड़ है, मीन्स वो रूल ऑफ लॉ के टोटली अगेंस्ट है। ये भी बात बताई गई कि जहां पर आर्बिट्रेरीनेस है वहां पर आर्टिकल 14 का क्लियर कट वायलेशन है। लेट अस मूव फर्दर। और इस केस के बाद जस्टिस भगवती ने खुद मेनका गांधी के केस में इस डॉक्ट्रिन को फिर से कंफर्म किया, रीइटरेट किया, दोहराया, और इन शब्दों में दोहराया आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रेरीनेस इन स्टेट एक्शन एंड एंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट।
अब आपने देखा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सीधा कनेक्शन और बेस हम जो इक्वल प्रोटेक्शन है, वहां पर इक्वल प्रोटेक्शन है उसमें देखने की कोशिश की गई, देखा है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 14 एज ए होल मीन्स वेयर देयर आर टू द एक्सप्रेशंस, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कहते हैं कि वो आर्बिट्रेरीनेस अगर स्टेट एक्शन में है, चाहे वो उसका एक्ट एग्जीक्यूटिव है, स्टेट का एक्ट एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव एक्ट है, वो स्ट्राइक करती है। और आर्टिकल 14 इस बात की गारंटी देता है, फेयरनेस की गारंटी देता है और इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट की गारंटी भी देता है। द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस which legally as well as philosophically is an essential element of equality or non-arbitrariness pervades Article 14। जस्टिस भगवती ने यह बात साफ तौर पर कह दिया गया। मीन्स इन इपिरोयप्पा जो भी कहा गया वो एक नई डॉक्ट्रिन को लाने के आधार में कहा गया, उसको उसके सपोर्ट में कहा गया। नाउ अगेन इन मेनका गांधी केस ये बात कह दी गई कि आप समझिए कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन ये पूरी तरह से साबित नहीं कर पाएगी, पूरी तरह से आर्बिट्रेरीनेस को मुक्त नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है कि जो रोल रीजनेबल क्लासिफिकेशन का था वो लेस देखा गया, इसकी वजह से ही बहुत सारे गैप देखे गए, इसकी वजह से एक नई डॉक्ट्रिन लेकर के आया कोर्ट। अब सी दिस पॉइंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन इवॉल्व्ड बाय द कोर्ट इज नॉट पैराफ्रेज ऑफ आर्टिकल 14। यह बात क्लियर कट कह दिया गया कि आर्टिकल 14 का कोई पैराफ्रेज नहीं है, नॉर इज इट द ऑब्जेक्टिव एंड एंड ऑफ आर्टिकल। यहां पर आप देख सकते हैं कि यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जो इतने दिनों से एक फॉर्मूला चलता आ रहा था, वो फॉर्मूला एक लिमिटेशंस, अपनी लिमिटेशंस के साथ वर्क कर रहा था, और वो पूरी तरह से जो आर्टिकल 14 की स्पिरिट है, जो आर्टिकल 14 की गारंटी इक्वलिटी के, उसको पूरी तरह से नहीं रियलाइज कर पा रहा था। ये बात इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 में कह दिया गया। नाउ यू हैव सीन द सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस 3 केसेस। फर्स्ट इपिरप्पा रोयप्पा, second Menka Gandhi, then you coming down in 1979, 1974, 1978 and 1979। देखा, यहां तक आ गया। अब आप देखिएगा, इफ क्लासिफिकेशन फेल्स टू पास द नेक्स्ट स्टेप, द इम्प्यून लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव विल बी आर्बिट्रेरी। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि आपने फॉर्मूला को अप्लाई किया, नेक्सस टेस्ट को अप्लाई किया लॉ पर, क्योंकि स्टेट ने कहा कि हमारा जो लॉ, जो हमने लॉ बनाया है, वो पूरी तरह से रीजनेबल क्लासिफिकेशन नेक्सस टेस्ट को पूरी तरह से पास करता है, क्वालिफाई करता है। लेकिन कोर्ट का मानना यह था कि अगर नेक्सस टेस्ट अप्लाई किया गया, उसको पास नहीं कर पा रहा, तब भी तो वो आर्बिट्रेरी है। तो क्यों न हम आर्बिट्रेरी टेस्ट के माध्यम से स्टेट के एक्शन को चेक करें, और चेक करने के बाद हम राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 में दिया गया है उसको एंश्योर करें। ये बात इसमें बताई गई। अब देखिए, हम एप्लीकेशन की बात पर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डॉक्ट्रिन आ गई, और अजय हसिया, बहुत सारे केसेस हैं, बट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द or time of my discussion of delivery of the lecture is limited, therefore I cannot bring more cases. They are available in the book, you can see, you can pick up them, but I'm just bringing here, I'm focusing upon the leading case,
और सिर्फ इस वजह से कि मैं आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, अजय हसिया इज अ वेरी लीडिंग केस, दिस वाज डिसाइडेड 1981। अब आप देख लीजिएगा कि हमारी जर्नी 1974 से चलते हुए अब 1981 में हम आ गए, और 1981 में जब आए तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस केस में एडमिशन का इंजीनियरिंग कॉलेज में इशू था, और जब यह इशू आया तो एडमिशंस में रिटन टेस्ट किया गया, और रिटन टेस्ट के बाद में एक ओरल इंटरव्यू रखा गया, और ओरल इंटरव्यू 2 और 3 मिनट्स का रखा गया। जिस ओरल इंटरव्यू के लिए मार्क्स का परसेंटेज हायर था वो दिया गया। जब इस आधार पर उस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की बात थी, दिस प्रोसेस ऑफ द एडमिशन वाज चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ लुक अपॉन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यह बात आर्ग्यू किया गया कि जो एडमिशंस के क्राइटेरिया हैं, 2-3 मिनट ड्यूरेशन का इंटरव्यू, हायर परसेंटेज ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द इंटरव्यू इज क्लियर कट आर्बिट्रेरी ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटी। मनमानी तरह से जिसको वो चाहेंगे उसका एडमिशन लेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसका एडमिशन नहीं लेंगे। दिस वाज द आर्बिट्रेरीनेस। अब आप देखिएगा तो कोर्ट अप्लाइड द आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट एंड accepted the contention that this formula which is the basis of allowing the admission in engineering college is totally arbitrary, and court held because इसमें subjective discretion बहुत ज्यादा है, मनमानी रिजल्ट लाने के लिए इसमें भारी जगह है, इसलिए कोर्ट ने सीधी तरह से इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। आपने देखा यहां पर आर्बिट्रेरीनेस के अलावा आप अगर रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वो एप्लीकेबल होगी ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आर्बिट्रेरीनेस की डॉक्ट्रिन अगर इवॉल्व नहीं हुई होती तो यह केस कहां जाता? क्या यह रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट पर, नेक्सस टेस्ट से यह अप्लाई होता? यहां पर एप्लीकेशन नहीं होती। अब मित्थु वर्सेस वेरी फेमस केस को आप देखिएगा, सेक्शन 303 ऑफ आईपीसी, जिसमें मैंडेटरी डेथ पनिशमेंट की, डेथ पेनल्टी का प्रोविजन दिया गया था, और उसमें 2 लोगों का क्लासिफिकेशन था, दो पर्सन्स का क्लासिफिकेशन था। एक वो जो कि अगर एक क्रिमिनल अगर वो लाइफ इंप्रिजनमेंट के तहत है और उसने मर्डर कर दिया तो उसके लिए मैंडेटरी डेथ पेनल्टी थी, और एक पर्सन वो जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट के तहत नहीं है बट उसने मर्डर कर दिया, तो वहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशन थी कि उसको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किसी रैशनल प्रिंसिपल पर बेसिस नहीं है। मैं आपका ध्यान यहां पर ये आकर्षित करना चाहूंगा, लाना चाहूंगा कि जैसा नेक्सस टेस्ट को अप्लाई करने के बाद आप समझ रहे थे कि सब्सटेंशियल ग्राउंड होना चाहिए और उस सब्सटेंशियल ग्राउंड का नेक्सस ऑब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। आप देखिए यहां पर सब्सटेंशियल ग्राउंड और उसके नेक्सस की बात तो बिल्कुल रही नहीं। कोर्ट ने कहा कि यह किसी रैशनल प्रिंसिपल पर बेसिस नहीं है, अतः ये आर्बिट्रेरी है। 2 क्लासिफिकेशन आपने देखा, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में भी आपको आर्बिट्रेरीनेस, मनमानी, इरेशनल प्रिंसिपल को देखने को मिला। द कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 303। अब बहुत जल्दी से आगे चलते हैं, नरगिस मिर्जा के केस पर आते हैं। 1981 में शायद आप लोग सभी जानते हो, नहीं जानते तो आप पढ़ लीजिए। एयर इंडिया की कुछ कंडीशंस थी, और कंडीशन ये थी कि भाई या तो प्रेगनेंसी पर कुछ कंडीशंस थी, रेगुलेशंस थी,
और रिटायरमेंट पर थी, जहां पर के एयर इंडिया की अथॉरिटी को डिस्क्रिशनरी पावर दी गई थी, तो उसमें आर्बिट्रेरीनेस को इस्तेमाल करके आर्बिट्रेरी पावर को एक्सरसाइज करने का जगह था, इसलिए कोर्ट ने इमीडिएटली बाय अप्लाइंग द आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट और एयर इंडिया की उस गाइडलाइंस, उस रेगुलेशंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बिफोर saying something on conclusion part, I would like to tell you कि आपने देखा किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुई और इवॉल्व होने के बाद उसकी वर्किंग क्षमता को देखा गया, उसके परिणाम को असेस किया गया, उसकी लिमिटेशंस को असेस किया गया, उसके बाद दूसरी डॉक्ट्रिन को लाया गया और दूसरी डॉक्ट्रिन को ये कॉन्टेम्पलेट किया गया। दूसरी डॉक्ट्रिन मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस को लाया गया और ये असेस किया गया कि इसके माध्यम से आर्टिकल 14 की जो क्षमता है विच स्ट्राइक्स अपॉन द आर्बिट्रेरीनेस, वो पूरी तरह से रियलाइज की जा सकती है। लेकिन एक बात आप यहां पर फिर से समझने की कोशिश करें कि मैंने जैसे आपसे कहा कि नेक्सस टेस्ट वाज आल्सो इवॉल्व्ड बाय द जुडिशरी, दिस डॉक्ट्रिन वाज आल्सो इवॉल्व्ड बाय द जुडिशरी, दिस टेस्ट आल्सो वाज इवॉल्व्ड बाय द जुडिशरी, दोनों ही किए गए थे। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कि कंक्लूजन में कैसे करें और कैसे देखें इन दोनों डॉक्ट्रिन के बीच की जगह, इन दोनों डॉक्ट्रिन की एप्लीकेशन, इन दोनों डॉक्ट्रिन की क्षमता, इन दोनों डॉक्ट्रिन की लिमिटेशंस, और ये बात देखने की कोशिश करें कि आज की डेट में क्या रीजनेबल क्लासिफिकेशन को खत्म किया जा सकता है, नेक्सस टेस्ट को खत्म किया जा सकता है, और क्या नेक्सस टेस्ट को आर्बिट्रेरी टेस्ट के से रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। वी विल जस्ट कंसीडर दीज ऑल पार्ट। ओके, तो लेट अस जस्ट सी व्हाट द लर्नड ऑथर एच.एम. शीरवाई क्या कहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नो डाउट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑर्डिनरी वायलेट्स इक्वलिटी। एक सिंपल सी बात उन्होंने कह दिया, बट इट इज सिंपली नॉट ट्रू। Whatever be this violation of equality, it must be arbitrary. यहां पर आपको इस एक स्पेस देखने को मिल रही है जो ये बात कह रही है कि आप आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट से टेस्ट को इवॉल्व करके आप पूरी तरह से नेक्सस टेस्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे, रिप्लेस नहीं कर पा रहे होंगे। या एक बात और भी आपको संभावित तौर पर जस्ट आ रही होगी कि ये दोनों डॉक्ट्रिन के अलावा कोई तीसरी डॉक्ट्रिन भी लाई जाए ताकि आर्टिकल 14 के ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से रियलाइज किया जा सके। तो आपने देखा कि ये सवाल और ये एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर पूरी तरह से आ चुकी है। अब आप देखिएगा कि ओम कुमार का केस 2001 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, arbitrary action by the administration is described, please take it arbitrary action. Arbitrary action by the administration is described as one that is irrational and based on sound reason. यहां पर एक बात कही गई कि आर्बिट्रेरी एक्शन को आप कैसे मानेंगे, तो साफ तौर पर कह दिया गया कि जो इरेशनल डिसीजंस हैं और जो कि साउंड रीजन पर बेस नहीं है वो सारे के सारे आर्बिट्रेरी हैं। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज वन दैट इज अनरीजनेबल। अब उन्होंने साफ तौर पर ओम कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कहा कि जो आर्बिट्रेरी है वो अनरीजनेबल भी है। तो क्या कोर्ट यह कहना चाहता है कि हम बाई जस्ट इवॉल्विंग दिस आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट, क्या हम
पूरी तरह से रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाली जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, उसको खत्म कर पाएंगे। अब आप और सुनिए लर्नड ऑथर एच.एम. शीरभाई फर्दर क्या कहते हैं। वो अब देखिए, आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव एक्ट चैलेंज किया जाते हैं और लेजिस्लेटिव एक्ट चैलेंज किए जाते हैं, ये दो ही एक्ट हैं। अब उनका कहना यह है कि इन लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आवर्स इट वुड बी इनअप्रोप्रिएट टू कैरेक्टराइज लॉज एज आर्बिट्ररी। यहां पर आप देखने की कोशिश करें कि ओम कुमार में जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं उस बात पर कोई एक ब्रेक लग रहा है, क्योंकि शीरभाई अपनी बात को ये कहना चाहते हैं कि भाई आप लॉ को आर्बिट्ररी कहना ये उचित नहीं माना जाएगा। तो फिर अब क्या करें? चलिए आगे की बात करते हैं। लेट अस फर्दर डिटरमाइन। अब हम एक असेसमेंट पर आ जाते हैं और दोनों ही टेस्ट के क्षेत्र को जस्ट असेस करने की कोशिश करते हैं और उस असेसमेंट के बेसिस पर यह बात कही जा रही है, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन असेस्ड। सुप्रीम कोर्ट हैज असेस्ड द स्कोप, on the other side the constitutional experts, commentators, researchers, इन सभी ने इसको असेस किया और इस तरह से एक कॉमन वॉइस में वो क्या कहना चाहते हैं, कंक्लूड क्या कर रहे हैं, स्वीप ऑफ टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इज वाइडर देन द नेक्सस टेस्ट। ये बात क्लियर हो गई है और होल डिस्कशन से आप इस बात से एग्री भी कर रहे होंगे कि मैं इस बात को कह सकता हूं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट का जो एरिया है वो वाइडर देन नेक्सस टेस्ट है। सेकेंड पॉइंट, टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस अप्लाइज वेयर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब कोई सिचुएशन ऐसी भी होगी जहां पर क्लासिफिकेशन की बात हो ही नहीं सकती, तो वहां पर क्या स्टेट के एक्शन को बिना चेक किए हुए छोड़ दिया जाए अगर आर्बिट्रेरी टेस्ट नहीं होता? तो इसका मतलब यह कि हम ये भी सोच सकते हैं कि 1974 से पहले जब आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट नहीं था, वहां पर अगर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्ट जो कोर्ट के सामने चैलेंज किया जा रहा हो जिसमें क्लासिफिकेशन में आ ही नहीं रहा, तो उस पर तो कोर्ट कोई अपना कोई नोटिस ले ही नहीं सकता था और लिया भी नहीं होगा। ऐसी भी सिचुएशन होंगी। नाउ सी, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस इज इवन अप्लाइड वेयर द स्टेट हैज मेड क्लासिफिकेशन बट दैट इज अनरीजनेबल। सो द अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कमिंग अंडर द परव्यू एंड द एम्बिट ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस। तो आर्बिट्रेरीनेस के टेस्ट ने यहां भी कंट्रोल कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है? आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि जो नेक्सस टेस्ट का एरिया है वो काफी कम हो गया, या वो जो है जस्ट संकुचित होता जा रहा है और आर्बिट्रेरीनेस जो है बढ़ता जा रहा है। आर्टिकल 14 हैज आल्सो बीन इन्वोक्ड टू प्रोहिबिट। अब देखिए नई बात हम आपको इसके साथ जोड़ रहा हूं जो कि स्कोप से अलग है। स्कोप में आपने समझ लिया कि अगर इन दोनों डॉक्ट्रिन की हम बात करते हैं तो आर्बिट्रेरीनेस जो टेस्ट डॉक्ट्रिन है वो उसका दायरा, उसका एरिया, उसका एम्बिट ज्यादा है और रीजनेबल का कम है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट ने नेक्सस टेस्ट को रिप्लेस कर दिया है? यह कहना उचित नहीं होगा। पॉइंट यहां तक क्लियर है। अब आप यहां पर भी आकर के देखने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन तक ही टेस्टिंग प्रपोजिशन निहित सीमित थी। आप देखिए कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो टेस्टिंग है वो आगे बढ़ती गई। इवन विशाखा के केस में
1997 विशाखा के केस में आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल 14 का आधार लिया गया कि वो अगर सेक्सुअल हैरासमेंट को प्रोहिबिट नहीं किया जाता और वो रहता है तो इट्स अ वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, दिस वाज आल्सो सीन। अब अगर इसको देखेंगे और इस तरह का कोई भी एक्ट एग्जीक्यूटिव एक्ट कोर्ट के सामने लाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट लाया जाता है, लेजिस्लेटिव एक्ट लाया जाता है, तो आप किस तरह से उसको टेस्ट करेंगे, ये हमारे सामने पूरी तरह से बात है। कंक्लूजन इन वन सेंटेंस इज दैट टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, टेस्ट ऑफ नेक्सिस टेस्ट इज ऑल्सो अवेलेबल, वो भी पूरी तरह से जिंदा है लेकिन उसका स्कोप कम है। टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ने काफी एरिया वाइडर दी एरिया हासिल कर लिया है और टेस्ट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस के माध्यम से आर्टिकल 14 की जो ट्रू ऑब्जेक्टिव है, जो ट्रू स्पिरिट है, जो इक्वलिटी है, वो प्रोटेक्ट की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।